जो कंपनी 1994 में बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑटोमोबाइल कंपनी है। क्या आप में से किसी ने सोचा था कि एक 26 साल का लड़का एक डूबती हुई कंपनी को इस लेवल पे पहुंचा देगा? हम में से शायद ही कोई होगा जिसने रॉयल एनफील्ड का नाम ना सुना हो। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रॉयल एनफील्ड ने आज तक हार्डली कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट्स करे हैं, लेकिन तब भी ऐसा क्यों है कि ना सिर्फ हर कोई रॉयल एनफील्ड को जानता है, बल्कि उनकी बाइक्स को खरीदना हर एक बाइक लवर का सपना होता है। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी आयशर मोटर्स स्टॉक मार्केट में इकलौती ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने 5 साल तक लगातार अपने इन्वेस्टर्स को ईयर ऑन ईयर 40% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। साल 2000 में 26 साल के सिद्धार्थ लाल ने जब कंपनी को संभाला, तब कंपनी बैंकरप्सी से सिर्फ 6 महीने दूर थी। द क्वेश्चन इज कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि आज रॉयल एनफील्ड एक मार्केट लीडर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते। एक्चुअली में रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी है। सो ये कहानी शुरू होती है 1891 में रिडिच इंग्लैंड में। एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ, ये दो लोग मिलकर एक नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हैं जिसका नाम पड़ता है एडी मैन्युफैक्चरिंग। उसके कुछ ही टाइम बाद इस कंपनी को रॉयल आर्म्स फैक्ट्री से साइकिल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जब साइकिल्स बनकर तैयार हो जाती है तो उन साइकिल्स का नाम पड़ता है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने 1901 में अपनी पहली मोटर बाइक बनाई और उनकी बाइक इतनी ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल होती थी कि इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में आर्मी के द्वारा करे जाने लगा। एंड फाइनली 1932, ये वो साल था जब रॉयल एनफील्ड ने अपनी बुलेट नाम की बाइक लॉन्च करी थी। बाइक्स बहुत जबरदस्त बिकी, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही उनके बाइक्स की डिमांड गिरने लगी। एंड अल्टीमेटली 1949 में जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था तो मद्रास मोटर्स के के आर सुंदरम ने इस कंपनी को खरीदने का डिसीजन लिया। काफी साल इस कंपनी को चलाने के बाद आयशर मोटर्स के सीईओ विक्रम लाल इस कंपनी को मद्रास मोटर्स से खरीद लेते हैं। लेकिन ये डिसीजन विक्रम लाल की जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन साबित होता है, क्योंकि उस वक्त रॉयल एनफील्ड बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस में थी। कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी और इतनी वर्थलेस हो गई थी कंपनी कि कोई कंपनी को खरीदने को भी तैयार नहीं था। कंपनी खरीदने के 6 साल बाद फाइनली बोर्ड ये डिसाइड करता है कि नाउ इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ रॉयल एनफील्ड। सब कुछ खत्म होने ही वाला होता है कि विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल अपने फादर से एक चांस मांगते हैं, और ये वो जगह थी जहां से सब कुछ बदलने वाला था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि जो कंपनी अगले 6 महीने में बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वही कंपनी मिड रेंज बाइक्स के सेगमेंट के अंदर मार्केट को इतनी भयंकर तरीके से डोमिनेट करेगी। सवाल यह है कि सिद्धार्थ लाल ने आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज का यूज किया जिसने एक डूबती हुई कंपनी को आज एक मल्टी बैगर स्टॉक बना दिया। सो रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ और सिर्फ इन 3 बिजनेस स्ट्रेटजीज का यूज किया जिसने उनके गेम को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सिद्धार्थ ने कंपनी को संभालना शुरू किया तो जो सबसे पहली चीज उन्होंने करी वो ये थी, ही स्टार्टेड लिविंग द बायर्स लाइफ। इन सिंपल वर्ड्स, अपने प्रोडक्ट को एक सीईओ की तरह नहीं बल्कि एक कंज्यूमर की तरह देखना चालू किया। जब वो एनफील्ड को खुद माउंटेन ट्रिप्स पर लेकर जाने लगे तो उन्हें प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आने लगी, जिन कमियों के ऊपर आज तक कंपनी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। जब वो खुद बुलेट के राइडर बने तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो गियर शिफ्ट है वो राइट में होने की वजह से राइडर्स को कितनी ज्यादा दिक्कत आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त एनफील्ड के अंदर ओनली किक स्टार्ट होता था। वो किक इतनी ज्यादा तेज बाउंस बैक करती थी कि किसी का भी पैर टूट जाए। मोरओवर, जब भी वो बाइक को ट्रिप पर लेकर निकलते थे तो उनसे लोग एक ही सवाल करते थे कि आप कोई टूरिस्ट हो क्या? ये सब देखते हुए उन्होंने एनफील्ड के बारे में 2 बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी। नंबर 1, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द ओवरहेड कॉस्ट। कंपनी में सबको अब तक यही लगता था कि लोग रॉयल एनफील्ड की बाइक्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग एनफील्ड सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि उसको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती थी। एंड इसका सिर्फ एक ही रीजन था, वो रीजन था फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग। कभी बाइक्स के इंजन चौक हो जाते थे तो कभी बाइक्स के पाइप्स लीक करने लग जाते थे। बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई थी कि नो वन वांटेड टू बाय इट। इसको देखते हुए उन्होंने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करे, टेक्निकल फॉल्ट्स ठीक करे, गियर शिफ्ट की पोजीशन बदली और किक स्टार्ट को री इंजीनियर किया। एंड फाइनली एक गो टू मार्केट प्रोडक्ट को तैयार किया गया। लेकिन जो दूसरी चीज सिद्धार्थ ने रियलाइज करी थी, उसने एक्चुअली में रॉयल एनफील्ड का पूरा गेम चेंज किया है। वो चीज थी बिहेवियरल डिजाइन। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। जब भी हम लाइफ में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो हमारा किया गया हर एक एक्शन हमारे बिहेवियरल डिजाइन का एक प्रोडक्ट होता है। फॉर सपोज आपको अभी टैक्सी करके कहीं जाना हो तो आपका सबसे पहला एक्शन होगा कि आप अपना फोन पकड़ोगे, अपने फोन के ऊपर ऐप निकालोगे, ओला या उबर में से कुछ भी बुक करोगे और राइड करके निकल जाओगे। बट क्या आप में से कभी किसी ने सोचा है कि आपने सबसे पहले फोन ही क्यों उठाया? एंड इसी को कहते हैं बिहेवियरल डिजाइन। आपने फोन इसलिए उठाया क्योंकि ओला उबर इन कंपनीज ने आपको अपनी सर्विसेज दे देकर आपके बिहेवियरल डिजाइन को इस तरीके से ऑल्टर कर दिया है कि अब आप टैक्सी स्टैंड पर जाकर एक टैक्सी बुक करने का कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। सिमिलरली सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि लोगों के दिमाग में रॉयल एनफील्ड को लेकर एक सेट परसेप्शन बिल्ट है। वो परसेप्शन ये था कि रॉयल एनफील्ड एक आइकॉनिक टूरिस्ट बाइक है जिसको आप डेली पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। एंड इसी चीज के कारण रॉयल एनफील्ड की बाइक्स नहीं बिक रही थी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि सिद्धार्थ ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स किया।
और फिक्स किया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बिना एडवर्टाइजमेंट के इतना बड़ा ब्रांड कैसे क्रिएट कर दिया कि आज हर एक बंदा रॉयल एनफील्ड को जानता है? सो इसका जवाब इस एक लाइन में छुपा हुआ है। द बिगेस्ट फियर पीपल हैव इज द फियर ऑफ लूजिंग देयर सेल्फ एस्टीम। आई रिपीट, द बिगेस्ट फियर पीपल हैव इज द फियर ऑफ लूजिंग देयर सेल्फ एस्टीम। अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने स्कूल टाइम में वापस जाओ और इन टीचर्स को याद करो जिन्होंने आपको पूरी क्लास के सामने या तो ह्यूमिलिएट किया हो या सबके सामने पनिशमेंट दी हो। आई गारंटी उनमें से एक भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपका बुरा चाहता हो। स्टिल मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप उस वक्त उस टीचर को जरूर हेट करते होगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? सो देखो, बाय डिफॉल्ट हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि जब बात हमारी सेल्फ एस्टीम की आती है तो हम कभी नहीं चाहते कि वो कम हो, लेकिन जब कोई आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो ये चीज आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर एक थप्पड़ की तरह लगती है। एंड यही कारण है कि हम उन टीचर्स से नफरत करते थे जिन्होंने हमको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि रॉयल एनफील्ड ने आखिर इस चीज को कैसे यूज किया? सो देखो, इमोशंस आर ऑलवेज सोल्ड एक्सपेंसिव दैन प्रोडक्ट्स। आई रिपीट, इमोशंस आर ऑलवेज सोल्ड एक्सपेंसिव दैन प्रोडक्ट्स। हम सबके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रॉयल एनफील्ड कोई बाइक नहीं बल्कि एक इमोशन है। द क्वेश्चन इज कि रॉयल एनफील्ड ने आखिर ये इमोशन क्रिएट कैसे किया? सो सिद्धार्थ लाल ने सबसे पहले तो खुद को रॉयल एनफील्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और हर जगह पे एक ही मैसेज कन्वे किया। वो मैसेज था बी द चेंज। क्योंकि एनफील्ड को ज्यादातर आर्मी के लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए लोगों के दिमाग में एनफील्ड एक हैवी ड्यूटी बाइक थी। लेकिन जब रॉयल एनफील्ड को लेकर हर जगह ये मैसेज पहुंचा दैट बी द चेंज, तो लोगों ने रॉयल एनफील्ड को अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड देखते ही देखते मार्केट के अंदर लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनना शुरू हुआ कि रॉयल एनफील्ड चलाने वाले लोग नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होते हैं। मार्केट में इस आइडिया को और ज्यादा पुश करने के लिए एनफील्ड ने बहुत सारे एडवेंचरस ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करवाए। इसके साथ साथ बहुत सारी माउंटेन राइड्स भी स्पॉन्सर करी और गोवा जैसी जगहों में राइडर्स मेनिया जैसे क्लब्स भी फॉर्म करे। इन सभी चीजों ने देखते ही देखते रॉयल एनफील्ड का एक बहुत ही ज्यादा लॉयल फैन बेस क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों के चलते रॉयल एनफील्ड ने एक कम्युनिटी बिल्ड करी और जो भी बंदा रॉयल एनफील्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके दिमाग में एक चीज तो सेट है दैट एनफील्ड इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। एंड जो लोग इस कम्युनिटी के पार्ट नहीं भी है उन तक भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचा दैट एनफील्ड इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। आपको कभी भी दो पल्सर चलाने वाले लोग आपस में कनेक्टेड नहीं मिलेंगे, लेकिन वहीं पे दो लोगों के पास अगर बुलेट हो तो वो लोग ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट होने लग जाते हैं। इसका रीजन ये है कि एनफील्ड की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इट इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। हर महीने 6000 बाइक्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी के बावजूद जिस कंपनी की सिर्फ 2000 बाइक्स हार्डली बिकती थी, आज उस कंपनी की बाइक को खरीदने के लिए आपको 4 से 6 महीने की वेटिंग लगती है। 2003 में एक बुलेट का प्राइस सिर्फ 55,000 रुपीज था और उस टाइम पे आइशर मोटर्स का एक शेयर सिर्फ 18 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। मजेदार बात तो ये है कि तब अगर आपने 55,000 रुपीज के आइशर मोटर्स के शेयर्स ले लिए होते ना, तो आज आपके पास 6.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे होते। लेकिन आप और मैं, हम सबकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है टाइम। हम में से किसी के पास इतना ज्यादा टाइम ही नहीं होता कि हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाए। लेकिन एक तरीका है, वो तरीका है पैसिव इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। जो पैसिव इंडेक्स फंड्स होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो फंड्स होते हैं ये बहुत ही लो कॉस्ट होते हैं एंड यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो डाइवर्सिफाई होकर बहुत सारी कंपनीज के अंदर लगते हैं, जिससे कि आपका रिस्क मिनिमाइज होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। सीख पाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, डू नॉट सेल समथिंग विच यू कांट कंज्यूम। ज्यादातर बिजनेसेस जिन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं उनको भी पता होता है कि वो उन प्रोडक्ट्स को खुद कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब वो बिजनेस से बाहर हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज को बेचने से पहले आपका उस चीज के अंदर बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बिलीफ तभी बिल्ड होता है जब आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज करो। सिद्धार्थ लाल ने इसलिए सबसे पहले एनफील्ड को खुद यूज किया और जब उन्होंने खुद यूज किया तो उनको प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आई। अगर वो एनफील्ड को कभी यूज ही नहीं करते तो ना तो वो प्रोडक्ट को बेहतर बना पाते और ना ही रॉयल एनफील्ड को इतना बड़ा ब्रांड। सेकेंड लेसन, चेंज बिलीव्स नॉट द पीपल। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग दूसरे लोगों को बदलने में लगे रहते हैं। रियलिटी तो ये है कि पीपल विल नॉट चेंज इफ यू टेल देम टू डू सो। एंड सेम चीज बिजनेस के अंदर भी अप्लाई होती है। हर एक बिजनेस का ये एम होना चाहिए कि लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों ने जो आपके ब्रांड और प्रोडक्ट को लेकर परसेप्शन होल्ड कर रखा है उसको चेंज किया जाए। ऑलवेज रिमेंबर, द बिगेस्ट फियर पीपल हैव इज द फियर ऑफ लूजिंग देयर सेल्फ एस्टीम। सो कभी भी उसको डैमेज करने की कोशिश मत करना। थर्ड लेसन, यू लूज कस्टमर्स व्हेन यू लूज फोकस। साल 2000 में आइशर मोटर्स 15 से ज्यादा बिजनेसेस के अंदर ऑपरेट कर रही थी, जिसका रिजल्ट ये था कि उनका कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल तो छोड़ो नॉर्मल स्टेज पर भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ लाल ने सबसे पहले तो उन 15 में से
13 बिजनेसेस को बंद और सेल आउट किया और सिर्फ रॉयल एनफील्ड और आइशर मोटर्स के ट्रक डिवीजन के ऊपर अपना पूरा फोकस डाला, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आइशर मोटर्स आज इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक बन गई। तो अगर आप देर नहीं करना चाहते हैं तो आज ही जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को क्लिक कीजिए और क्लिक करके अपने अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं।